स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टडी IQ और मैं हूं वरुण जौहरी। 2013 तक देश के सबसे बड़े बाबा माने जाने वाले आसाराम बापू, जिनके भक्तों की संख्या बताई जाती है आंकड़ों में कि करीबन 5 करोड़ से ज्यादा उनके देश में और दुनिया भर में भक्त थे। चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री, गवर्नर, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े एक्टर्स, सारे ही बाबा के चरणों में गिरे रहते थे। उनसे आशीर्वाद लेने के लिए उनके प्रवचनों में जाया करते थे। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि इतने बड़े बाबा एक नाबालिग लड़की के रेप केस में अरेस्ट होते हैं और आज तक जेल में हैं। कैसे इन बाबा के ऊपर तमाम आरोपों के बाद भी कहीं किसी थाने में कोई FIR रजिस्टर नहीं हो पाई, लेकिन उसके बाद दिल्ली पुलिस ने एक पहल ली और उस पहल के चलते आसाराम को जेल जाना पड़ता है। क्या हुआ था उस केस में जब आसाराम ने खुद को नपुंसक बता दिया था, और कैसा था वो केस जब जेल के अंदर जेलर को, SHO को भस्म करने की धमकियां मिलती थी और जेल के बाहर गवाहों पर हमले हो रहे थे, उन्हें जान से मारा जा रहा था। बताएंगे ये सब आपको आज के इस एपिसोड में। तो शुरुआत करते हैं। साल 1947, हिंदुस्तान के बंटवारे से पहले पाकिस्तान के सिंध में एक लड़का अपने परिवार के साथ में रहता था। इसके बाद देश का बंटवारा होता है और ये जो पूरा परिवार था ये आके हिंदुस्तान आने के बाद में गुजरात के अहमदाबाद में आके रहने लगे। इस लड़के के जो पिता थे वो लकड़ी बेचने का, कोयला बेचने का काम करते थे। एक गरीब परिवार था और लड़के का नाम था असुमल सिरुमलानी। ये वही नाम जिन्हें आज के दौर में आप आसाराम बापू के नाम से जानते हैं। इस लड़के ने 4th क्लास तक पढ़ाई की, उसके आगे कभी पढ़ाई नहीं की। लेकिन उसके बाद में होता क्या है कि जिस तरह का बताया जाता है कि करीब 15-16 साल की उम्र तक बुरी संगत में आते आते गुजरात के अंदर शराब की तस्करी का काम असुमल सिरुमलानी ने शुरू किया। अब ये शराब की तस्करी यहाँ पे कर रहे थे लगातार। इसके बाद इनकी मुलाकात वहाँ पे गुजरात के एक बहुत ही नामी बाबा के साथ में, महाराज के साथ में होती है। उनका नाम था गुरु लीला शाह महाराज। उनके साथ ये कुछ दिन काम करते हैं, उनके साथ में रहते हैं, लेकिन उसके बाद अपना अपनी अलग राह बनाते हैं। और ये अलग राह इस तरह की थी कि जो भक्ति मार्ग पर चलते हुए गलत दिशा में जाना, एक गलत संगत के तहत, ये यहाँ पे जीता जागता उसका उदाहरण बनते हैं। होता क्या है कि 1972 में अहमदाबाद के पास ही 10 किलोमीटर दूर मोटेरा एक गांव है। तो मोटेरा में ये वहाँ पे अपना एक आश्रम बनाते हैं। पहली बार एक पहला आश्रम आसाराम ने 1972 में ये आश्रम बनाया और यहाँ से ये अपना कारवां तेजी से बढ़ाते हैं। इसमें आश्रम तेजी से बढ़ता है, इनकी पॉपुलैरिटी तेजी से बढ़ना शुरू होती है और इसी के साथ में जो ये पूरा नाम था असुमल, ये बदलना शुरू होता है। असुमल से असुराम हुआ, उसके बाद असुराम से आसाराम हो गया और फिर भक्तों ने, जो उनके फॉलोअर्स थे, उन्होंने उनको आसाराम बापू कह के वो उनको बुलाते थे आगे तक। ये सब चलता जाता है और 1980s तक आते आते इतने ज्यादा पॉपुलर हो चुके थे कि एक वक्त आता है जब देश के, गुजरात के ही नहीं पूरे देश के बड़े बड़े नेता, मंत्री, चाहे किसी भी पार्टी के हों, इनके दरबार में आने लगे इनके प्रवचन सुनने के लिए। तो ये वक्त आ चुका था कि इस टाइम तक आसाराम बापू के पास 425 आश्रम पूरे देश भर में, 1700 बाल संस्कार केंद्र, 50 बोर्डिंग स्कूल, 36 गुरुकुल, 1400 समितियां और 1000 ऐसे कई अलग अलग तरह के केंद्र हो गए थे। मतलब ये इतना बड़ा इन्होंने अपना पूरा एक तरह से अपने एम्पायर को फैला लिया था। बताया जाता है कि ये जो सारी संस्थाएं थी, जो सारे इनके केंद्र थे, ये हजारों करोड़ हजारों एकड़ की जमीन पे बने हुए थे। और ये जो पूरा इल्जाम लगाया जाता है बाकायदा इनके ऊपर, ये कि ये जो जमीन थी, इसमें से तमाम सारी जमीन कब्जाई हुई थी, कब्जे की जमीन थी, अलग अलग लोगों से ऐंठी हुई थी। तो ये सब इल्जाम लगते हैं और इस पूरी प्रॉपर्टी की एक जो कीमत बताई जाती है वो बताई जाती है कि करीब उस समय पूरे भारत में 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की ये पूरी प्रॉपर्टी थी। दरबार में अरेंजमेंट इस तरह के होते थे कि बड़े हाईटेक पूरा वहाँ पे चीजें रहती थी। VVIP जो लोग आते थे उनके लिए अलग सिटिंग अरेंजमेंट होता था, जो नॉर्मल भक्त हैं उनके लिए अलग सिटिंग अरेंजमेंट होता था। इसके साथ ही CD DVD और जो बाबा के पूरे प्रवचन थे उनका एक पूरा, उनकी जो DVD कैसेट थी
उनका एक पूरा अलग बिजनेस चलता था, उसे बेचा जाता था। तो ये सब चलता है। इसी के साथ में 1972 से जब से पहला आश्रम बना था अहमदाबाद का, तब से लेकर 2008 तक करीब इन 36 सालों के अंदर देश के सबसे बड़े बाबा बन चुके थे। और इतना बड़ा एम्पायर किसी भी बाबा का, किसी भी बहुत बड़े बिजनेसमैन तक का भी नहीं था जिसके पास 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की प्रॉपर्टी हो। अब होता यहाँ पे ये है कि 2008 में पहली बार आसाराम सुर्खियों में आते हैं, वो भी विवादों में। होता क्या है कि जो इनका सबसे पहला आश्रम था अहमदाबाद से 10 किलोमीटर दूर मोटेरा में, वहां पे 2 बच्चियों की मौत हो जाती है। एक की उम्र थी 11 साल, एक की उम्र थी 10 साल। और दोनों की मौत जो हुई थी, तो अहमदाबाद पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन किया तो उसमें ये सामने आया कि आश्रम में जादू टोना किया जा रहा है। और ये जो दोनों बच्चियों की मौत हुई है, उनकी क्योंकि लाश मिली थी साबरमती नदी के पास से, जो आश्रम से बहुत ही नजदीक में थी, तो बताया गया कि इनके ऊपर जादू टोना किया गया है और ये इसकी वजह से इनकी डेथ हुई है। ये सब हुआ इसके साथ ही क्योंकि उस समय गुजरात में नरेंद्र मोदी की सरकार थी, सीएम थे वहां के नरेंद्र मोदी उस समय गुजरात के, जब ये पूरा हुआ 2008 में। तो इसी के साथ उन्होंने जस्टिस DK त्रिवेदी की, नरेंद्र मोदी सरकार ने एक कमीशन सेटअप की इस पूरे मामले को, इस पे संज्ञान लेने के लिए, इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो जस्टिस DK त्रिवेदी की एक जो पूरी कमीशन बनाई जाती है, इसने नारायण साईं को, जो आसाराम का जो लड़का था, और खुद आसाराम बापू को, दोनों को क्लीन चिट दे दी इस पूरे मामले में। और ये जो पूरा इन्वेस्टिगेशन थी, इसका कंक्लूजन दिया कि ये जो बच्चों की डेथ हुई है, जो इनकी मौत हुई है, इसके लिए जिम्मेदार वहां का, ये जो आश्रम थे वहां के जो देखभाल करते थे जो लोग, जो वहां का एडमिनिस्ट्रेशन था, उसकी लापरवाही की वजह से ये सब हुआ है, उसके नेग्लिजेंस की वजह से ये सब हुआ है। तो इसमें लेकिन आसाराम को और उसके लड़के नारायण साईं को पूरी तरह से यहाँ पे क्लीन चिट दे दी जाती है। बताया जाता है कि कई बार इस तरह की चीजें हुई जब बड़े बड़े आरोप लगे, लेकिन उसके बावजूद पॉलिटिकल इस तरह के संबंध थे आसाराम के कि वो बार बार बचते जाते थे। इसके बाद अब होता क्या है कि जब ये 2 बच्चों की यहाँ पे मौत हुई, लेकिन सेम इसी तरह का एक और प्रकरण सामने आता है। ये आता है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में आसाराम का एक गुरुकुल हुआ करता है, और इस गुरुकुल में एक रामकृष्ण यादव नाम के बच्चे की सेम इसी परिस्थिति में मौत हो जाती है। पुलिस जाके देखती है तो पता चलता है कि वहां भी जादू टोने का कुछ उन्हें सबूत मिलते हैं। तो ये सब हो रहा था, लेकिन इसी के साथ एक और केस सेम सामने आता है। अभी तक 3 बच्चे मर चुके थे, एक और ऐसा केस सामने आता है, एक और बच्चे की मौत होती है और उसमें भी सेम जादू टोना उसका शिकार हुआ है वो बच्चा। तो जब ये सब चीजें होती हैं तो पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन करती है, लेकिन इस तरह का कद था, इस तरह का ओहदा था आसाराम का कि कभी पुलिस इस पे उनके ऊपर FIR नहीं कर पाई। कभी भी एक भी FIR उनके ऊपर इस समय तक हुई नहीं थी। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, अगर आप UPSC सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और IAS बनना आपका लक्ष्य है, तो इंडिया का बेस्ट एजुकेशन प्लेटफॉर्म और बेस्ट अफोर्डेबल एजुकेशन प्लेटफॉर्म स्टडी IQ आपके लिए लेकर आया प्रीलिम्स टू इंटरव्यू प्रोग्राम। इसमें आपको प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराई जाएगी। और इसी के साथ यहाँ पे आपको फोटो में पूरा डिटेल उसका दिख रहा होगा। इसके 2 बैच हैं, एक मॉर्निंग बैच है, एक इवनिंग बैच है। अपनी सहूलियत के हिसाब से आप ये बैच चूज करिए, हमारा कोड लगाइए VJ Live, वहाँ पे आपको एक कोड दिख रहा होगा। इस कोड के साथ आपको यहाँ पे मैक्सिमम डिस्काउंट इस पूरे कोर्स पर मिलेगा, जहाँ पे आपको ये पूरी तैयारी कराई जा रही है। और इसी के साथ आप एक बहुत बड़ा स्टेप लेंगे अपना UPSC सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए। तो यहाँ पे जल्दी से एक कोड लगाइए और इसी के साथ में अपनी तैयारी शुरू करिए। आगे बढ़ते हैं अपने एपिसोड की तरफ। तो अब होता क्या है कि ये सब चीज़ें लगातार चल रही थी देश में, क्योंकि मीडिया में भी अब ये बातें आने लगी थी कि आसाराम किस तरह से यहाँ पे उनके आश्रमों में, उनके गुरुकुल में बच्चों की मौत हो रही है, जादू टोने की बातें कही जा रही हैं। तो इसी के साथ अब क्या होता है कि 2010 जून में एक न्यूज़ चैनल एक स्टिंग ऑपरेशन करता है। और ये स्टिंग ऑपरेशन इस तरह का था कि उस चैनल के रिपोर्टर्स की टीम जाती है एक लड़की को लेकर, और इस लड़की को लेकर जाया जाता है आसाराम के हरिद्वार के आश्रम में। वहां पे जाके इन्हें आसाराम से मिलवाया जाता है। और एक पूरा प्लॉट इस तरह का रचा गया था कि उसमें वो जो लड़के उन्हें लेकर गए थे, उस लड़की को, वो बताते हैं कि ये जो लड़की है ये विदेश से आई हुई है, ये फॉरेन कंट्री से आई हुई है, और वहाँ पे इसने कोई धोखाधड़ी का इसके ऊपर चार्जेस हैं, ये वहाँ से फ्रॉड करके आ रही है और ये छुपने के लिए भारत आई है इस समय। तो हम चाहते हैं कि आपके आश्रम में इसको हम छुपा सकते हैं क्या। तो यहाँ पे ये पूरा रिकॉर्डेड है। आसाराम उसमें कहते हैं कि कोई बात नहीं, यहाँ पे
बहुत सारे ऐसे लोगों को छुपाया जाता है, यहाँ पे बहुत सारे डाकुओं को छुपाया जाता है इस तरह के, तो ये तो फिर कुछ भी नहीं है, आप यहाँ पे आराम से रह सकते हैं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज़ वो कहते हैं। अब यहाँ पे रिपोर्टर जो थे, इन्हें ये चीज़ भी यहाँ पे पता करनी थी कि क्या आसाराम का नज़रिया क्या है लड़कियों के प्रति, कैरेक्टर उनका किस तरह का है। तो अब यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, करीबन 10 घंटे उस पूरे दिन भर में हरिद्वार के उस आश्रम में वहाँ पे रहते हैं। यहाँ ये लोग अब क्या करते हैं कि इस लड़की को अलग से आसाराम के साथ में मिलवाते हैं। वहाँ पे पूरा बकायदा कैमरा ऑन था, स्टिंग ऑपरेशन चल रहा था। ये लड़की उन्हें बताती है आसाराम को कि इतना ज़्यादा टेंशन है कि मुझे रात को नींद नहीं आती। तो इस पर आसाराम उस लड़की से उसके कंधे पर हाथ रख के कहते हैं कि अगर नींद नहीं आती है तो आज रात को तुम मेरे साथ सो जाओ, तुम्हें बहुत अच्छी नींद आएगी। इस तरह की चीज़ वहाँ पे सामने आती है। अब क्योंकि रात भी होने वाली थी, शाम होते ही प्रवचन शुरू हो गया और इन पूरी टीम पर, इस रिपोर्टर के ऊपर, इस लड़की के ऊपर आसाराम के लोग नज़र भी रख रहे थे। खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ सकता था रात तक, अगर ये लोग रुकते तो इन्हें वहाँ से भागना था। तो प्रवचन जैसे ही शुरू होता है, भीड़ आना शुरू होती है, तो उस भीड़ में ही ये लोग हरिद्वार के उस आश्रम से बाहर निकल के भागते हैं। लेकिन अपना काम ये यहाँ पे पूरी तरह से बहुत अच्छे तरीके से कर चुके थे, पूरा स्टिंग ऑपरेशन इनका सक्सेसफुल था। अब ये स्टिंग ऑपरेशन यहाँ पे दिल्ली में लाकर न्यूज़ में चलाया जाता है, तमाम सारी न्यूज़ चलती है, पूरी मीडिया उस समय इस पूरी खबर को चला रही थी। लेकिन कुछ भी उस समय का लगातार खबरों में ये चला, लेकिन कुछ भी हो नहीं पाया। अब 2013 इस तरह आ चुका था, लगातार चलते चलते आगे। इस बीच जो आसाराम के जो गुरुकुल थे, जितने पूरे भारत भर में गुरुकुल थे, उनकी एक रिपोर्ट सामने आती है। और ये रिपोर्ट कुछ इस तरह की थी कि इन पूरे गुरुकुल्स में जो 11वीं और 12वीं की छात्राएं थी जो वहां पे पढ़ती थी, उनमें से 2008 से 2013 के बीच में करीब 590 से 595 लड़कियां इन सारे गुरुकुल्स में से भागी थी। मतलब इन सारे गुरुकुल में से 590 से 595 लड़कियां भागी थी, ऐसी रिपोर्ट थी पूरी एक। कुछ लड़कियां उसमें से गायब थी, कुछ अपने घर पे पहुंच गई थी। जो घर पे पहुंची थी उन्होंने बताया कि आश्रम में बहुत ज्यादा, गुरुकुल में बहुत ज्यादा तंग किया जाता है, एक तरह से वहां पे मोलेस्ट किया जाता है। तो अब ये चीज जब सामने आती है तो ये बात भी मीडिया के सामने आई। उसके बाद में लोगों ने लगातार इसको देखा कि किस तरह से यहाँ पे आसाराम के आश्रमों में काम हो रहा है। अब ये सब खबरें जो थी ये लगातार चली रही थी न्यूज में। तो इसी के बीच में आसाराम अपने एक प्रवचन में कुछ ऐसा बोलते हैं जो आगे जाके सच होने वाला था। उनका एक प्रवचन हुआ और उसमें उन्होंने एक तरह से मैनिफेस्ट किया, एक तरह से उन्होंने जो बोला था वो आगे जाके सच हो गया। आसाराम कहते हैं कि मुझे जेल जाने का संकल्प हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जेल जाने वाला हूँ और कोई दिक्कत नहीं है, बड़े बड़े लोग जेल जाते हैं, अपन भी एक बार होके आते हैं, पूरा जेल बदल दूंगा मैं। इस तरह की बात वो वहां पे कहते हैं। सामने जो भक्त बैठे थे वो लगातार मना कर रहे थे कि नहीं नहीं, आप जेल नहीं जा सकते ऐसे। तो लेकिन वो एक तरह से हास्यास्पद तरीके से उसको कह रहे थे। लेकिन इस समय तक ये जरूर था कि आसाराम को ये लगने लगा था कि अब बचना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि लगातार मीडिया में ये पूरे केस आते जा रहे हैं और इसके साथ ही ये केसेस अब बहुत बड़े लेवल पे उठने भी लगे हैं। 1 साल के बाद ही कोई ये नहीं जानता था कि ये जो उन्होंने कहा था ये सच होने वाला था। ये साल आ चुका था 2013। अब आप सुनिए आगे क्या हुआ। तो अब हुआ ये कि मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में जो आसाराम का जो गुरुकुल है उसमें करीबन 400 लड़कियां पढ़ती थी और उन 400 में से 11वीं-12वीं की जो लड़कियां थी, जो जिनकी उम्र बड़ी थी, उनकी संख्या थी करीबन 90 से 95। तो अब हुआ यहाँ पे ये कि 2012 में हरिद्वार में एक प्रवचन होता है आसाराम का। यहाँ पे ये लड़कियां जो छिंदवाड़ा में मध्य प्रदेश के इस गुरुकुल में पढ़ती थी ये भी गई। तो वहां पे आसाराम की नजर पड़ती है इन लड़कियों में से एक लड़की के ऊपर। जब उस लड़की को इन्होंने देखा तो उसके बाद ये अपनी एक सेविका जिसका नाम था शिल्पी, उसको बोलते हैं कि ये लड़की कौन है, इसके बारे में बताओ। तो उसने बताया कि ये हमारे ही गुरुकुल में, जो मध्य प्रदेश में हमारा गुरुकुल है छिंदवाड़ा में, उसमें पढ़ती है। तो अब ये आसाराम इसको कहते हैं कि इस लड़की को मेरे लिए तैयार करो, इसको मेरे पास भेजो। बकायदा उसको वहां पे बुलाया जाता है, आसाराम खुद उससे वहां पे मिलते हैं। उस समय तक वो लड़की बेहद खुश थी, क्योंकि जिसको वो एक तरह से भगवान की तरह मानती थी, जिसके उसके माँ बाप उस शख्स को भगवान की तरह मानते थे, तो वो बहुत ज्यादा खुश हो गई कि अचानक से मुझे बुला लिया और मुझसे बात कर रहे हैं बाबा।
लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि इस लड़की को उस दौरान आसाराम की जो नीयत थी वो ठीक नहीं लगी। अब हम आपको बताते हैं ये लड़की आखिर कौन थी। ये लड़की थी आसाराम के एक भक्त की, और वो भक्त इतना ज्यादा अंधभक्त हो गए थे वो एक तरह से कि उन्होंने अपने शहर में, शाहजहांपुर में, यूपी के, आसाराम का लोन लेकर एक छोटा सा मंदिर, एक आश्रम बनवा दिया था। मतलब लोन लेकर एक पूरा आश्रम, आसाराम का एक छोटा सा आश्रम वहां पे शाहजहांपुर में बनवा दिया था। उनके बहुत बड़े भक्तों में से एक थे। ये उस भक्त की लड़की थी, शाहजहांपुर यूपी की। और ये जो इसके पिता थे इस लड़की के, उन्होंने अपनी इस लड़की को और अपने एक बेटे को, 3 बच्चों में से दोनों को उस गुरुकुल में भेज दिया था। इनका ट्रांसपोर्ट का पूरा काम था, ट्रांसपोर्ट का ये पूरा बिजनेस था इनका। और अपनी कमाई का हिस्सा हर महीने आसाराम के ट्रस्ट में दिया करते थे। मतलब इतना ज्यादा उनके बड़े भक्त थे एक तरह से। और उनकी लड़की पर इनकी गंदी नजर आ चुकी थी आसाराम की। अब लड़की ने अब जब देखा ये सब, तो वो एक तरह से वहां पे अपने गुरुकुल में जाके भी दूर दूर रहने लगी लोगों से। लेकिन आसाराम के दिमाग में अब ये लड़की बुरी तरह से छा चुकी थी एक तरह से कहा जाए। इन्होंने क्या किया यहाँ पे कि जो शिल्पी थी, जो इनकी सेविका थी, जिसने बताया था इस लड़की के बारे में उन्हें, आसाराम को, ये शिल्पी जो थी वो उस समय तक हरिद्वार में जो संचालिका थी उस पूरे आश्रम की, हरिद्वार वाले आश्रम की, आसाराम के। आसाराम ने शिल्पी को हरिद्वार से मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा वाले गुरुकुल में वार्डन बना के भेज दिया, जहां पे ये लड़की रहती थी। और वहां पे जाके बोला कि अब तुम्हारा एक ही मकसद होना चाहिए कि तुम इसको मेरे लिए तैयार करो, इस लड़की को। इसी के साथ में इन्होंने अपने एक और शिष्य को, जो राजस्थान में था, जोधपुर में इनका जो आश्रम है, जो जोधपुर में इनका फार्म हाउस भी है एक, वहां पे रहता था, शिवा नाम का ये लड़का था। इसको इन्होंने यहाँ पे फोन किया और इसको ये बोलते हैं कि तुम यहाँ पे जोधपुर में मेरा एक कार्यक्रम, मेरा एक प्रवचन ऑर्गेनाइज करो, एक पूरा प्रोग्राम कराओ 9, 10 और 11 अगस्त को 2013। तो 3 दिन का ये पूरा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करो। ये यहाँ पे शिवा को बोलते हैं। उसने इसी तरह से किया, उसने लगातार अपना जो कार्यक्रम था उसको ऑर्गेनाइज किया। अब इस बीच में छिंदवाड़ा में यहाँ पे क्या चल रहा था कि शिल्पी के ऊपर लगातार ये प्रेशर डाल रहे थे, उसको लगातार कॉल करते थे। और ये जो पूरा कॉल की हम बात कर रहे हैं, ये पूरी कॉल डिटेल्स निकली है, क्योंकि आसाराम और शिल्पी के बीच में इतनी बात कभी नहीं हुई है जितनी उस दौरान में हुई है, जो कॉल डिटेल्स निकल के आई हैं। तो ये लगातार उससे वहां पे बात करते थे, उसको प्रेशर डालते थे उसके ऊपर के इस लड़की को तैयार करो, इसको लेकर आओ। तो शिल्पी ने इस बीच क्या किया कि उस लड़की से कहा कि तुम्हारे ऊपर भूत प्रेत का साया है और तुम्हें, तुम्हारे कल्याण के लिए अब तुम्हें बाबा के पास जाना पड़ेगा। यहाँ पे इस लड़की ने मना किया, तो इसके माँ बाप को बकायदा फोन किया जाता है और इसके माँ बाप को बोला जाता है कि आपकी जो लड़की है वो रात को उसको उठ के बैठ जाती है, उसके ऊपर भूत का साया है, तो बाबा के पास इसको ले जाना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग जोधपुर आइए और जोधपुर में वहाँ पे आप इसको भेजिए, वहाँ पे प्रवचन है बाबा का। तो अब यहाँ पे हुआ क्या था कि ये जो माँ बाप थे इस लड़की के, उसके पिता ने मना कर दिया था ऐसे अकेले वहाँ पे उस लड़की को भेजने से। लेकिन उसकी माँ बहुत ज़्यादा मानती थी, बहुत ही ज़्यादा एक तरह से उनकी भक्त थी। तो उन्होंने हाँ कर दिया, उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है हम भेज देंगे। लेकिन जब, क्योंकि पिता ने मना कर दिया इस तरह से अकेले लड़की को जोधपुर भेजने के लिए, तो फिर यहाँ पे शिल्पी ने उन लोगों को कहा कि आप लोग घबराइए मत, आप लोग दोनों, आप भी आ जाइए, आपके सामने ही होगा जो भी होगा। और इसी के तहत इन्हें पूरा ये काम दिया जाता है, इन लोगों को आसाराम ने अपने पूरे लोग लगाए और ये इसी के तहत इन दोनों को, माँ बाप को और लड़की को, जोधपुर बुलाया जाता है। तो 9 अगस्त 2013 को ये जो पूरा प्रवचन था वो शुरू होता है। 9, 10 और 11 तक ये 3 दिन चलना था। ये 3 दिन चला, उसके बाद में आसाराम जोधपुर में ही रुक गए 12 और 13 तारीख को, और इस लड़की का इंतजार करते रहे। 13 तारीख को ये लड़की अपने माँ बाप के साथ सहारनपुर से जोधपुर पहुंचती है। स्टेशन से बकायदा आसाराम के लोग इन तीनों को उस फार्म हाउस में ले जाते हैं जहाँ पे आसाराम रुके हुए थे। ये जो फार्म हाउस था ये जोधपुर से 40 किलोमीटर दूर मुदई गांव में था और इसको देवरा फार्म हाउस भी एक तरह से वहाँ पे कहते थे। और जो आसाराम और आसाराम के लोग थे वो इसे एकांत कुटिया के नाम से बुलाते थे। तो अब ये इन तीनों लोगों को एकांत कुटिया में वहाँ पे उस फार्म हाउस में लेकर जाते हैं। 13 तारीख को आसाराम इनसे नहीं मिलते। इसके बाद 14 तारीख को दिन में आसाराम की इन लोगों से मुलाकात होती है और ये बताते हैं कि इस लड़की का इलाज, उसके माँ बाप के सामने उस लड़की से मिलते हैं और कहते हैं उसके माँ बाप से कि इस लड़की का इलाज हम कल करेंगे, यानी 15 अगस्त 2013 को।
अब यहाँ पे 15 अगस्त का दिन आता है। आसाराम का जो इस फार्म हाउस का जो रसोइया था, जो कुक था, वो आता है इस बच्ची के, इस लड़की के माँ बाप के पास में। दोपहर का समय था और आकर कहता है कि आपको बापू बुला रहे हैं और वो वहाँ पे अभी इलाज के लिए, अब वो समय हो चुका है। तो पहले शुरुआत में आसाराम बाहर लड़की के माँ बाप के सामने कुछ मंत्र पढ़ते हैं, उसके सिर पे हाथ वाथ फेरते हैं, लेकिन उसके बाद में कहते हैं कि ये जो समस्या है, ये जो भूत प्रेत की समस्या है, बहुत ज़्यादा जटिल है। इसके लिए लड़की का अकेले में उपचार करना पड़ेगा, इसे अकेले में ले जाके इसे सही कर सकते हैं, आपके सामने ये सब हो नहीं सकता। माँ बाप थोड़ा सा हिचकिचाते हैं इस चीज़ में, लेकिन उसके बाद जो वहाँ पे रसोइया था, जो वहाँ पे इनका सेवक था शिवा, और जो बाकी वहाँ पे सेवादार थे आसाराम के, वो बताते हैं, मना लेते हैं एक तरह से माँ बाप को लड़की के, बताते हैं कि ये चक्कर बहुत बड़ा है, जो भूत का चक्कर है, और ये इसकी वजह से आपको अकेले में उनको जाना ज़रूरी है, तभी वो ठीक हो पाएंगी, तभी उनका कल्याण हो पाएगा। ये सब चीज़ें आप सामने यहाँ पे होती हैं और इसी के साथ लड़की को आसाराम के साथ में उस कुटिया के अंदर, उस कमरे के अंदर जाना पड़ता है। उस कमरे का माहौल ये था कि ना कोई ट्यूबलाइट वहाँ पे, ना कोई बल्ब, ना ही पंखा, सिर्फ बीच में एक बेड पड़ा होता था, क्योंकि आसाराम को ऐसा बताते ही लगता था कि किसी भी तरह का कोई कैमरा ना लगा हो, किसी चीज़ में कोई कैमरा लगा के रिकॉर्डिंग ना कर ले। तो ये सब के लिए एकदम खाली तरह का कमरा वो रखा जाता था, वो जो कुटिया, जिस कमरे की बातचीत यहाँ पे हो रही है। तो उस कमरे में ये लड़की जाती है और आसाराम उसके बाद इसके साथ में ज़बरदस्ती करना शुरू करते हैं। बताया जाता है कि सबसे पहले उन्होंने उसको एक ग्लास में जो दूध था वो पिलाया, उसके बाद उस लड़की को ऐसा ही बताया जाता है कि हिप्नोटाइज, क्योंकि आसाराम बहुत अच्छे से कर लेते थे लोगों को, वशीकरण बहुत अच्छा जानते थे, तो ये बताया जाता है कि उस लड़की को हिप्नोटाइज किया गया। उसके बाद में उसके साथ गलत काम करना जैसे शुरू किया, उसके कपड़े उतारना शुरू किए इन्होंने, आसाराम ने। तो उस लड़की ने विरोध किया, उसने चिल्लाना शुरू किया, वो रोती रही, उसने कहा कि मैं अपने माँ बाप को बता दूंगी। तो यहाँ पे ये उसको धमकाते हैं फिर कि आपके जो, तुम्हारे जो माँ बाप हैं उनको भी मार दिया जाएगा और यहीं पे सबको खत्म कर दिया जाएगा। तो इसके चलते वो लड़की चुप रही और उसके साथ में बाकायदा वहां पे रेप हुआ, उसका बलात्कार हुआ। कुछ देर बाद गेट खुलता है और ये लड़की बाहर निकलती है, अपने माँ बाप से कुछ नहीं बोलती, और ये वापस अगले दिन 16 अगस्त को ये जो लड़की और इसके माँ बाप जोधपुर से शाहजहाँपुर वापस आ जाते हैं। 17 तारीख का दिन पूरा निकलता है, वो लड़की कुछ भी नहीं बोली, सदमे में थी। 18 तारीख की बात है, अपनी माँ के सामने वो लड़की अचानक से रोना शुरू करती है और रोते रोते उसने वो सारी बात अपनी माँ को बताई। उसकी माँ ने उसके पिता को बताई, और जब ये इन लोगों को पता चला इस तरह की चीज़, तो इन्होंने फैसला लिया कि सीधा इस बात के बारे में सीधा आसाराम से ही पूछेंगे, सीधा कन्फ्रंट उन्हीं को करेंगे इसके लिए। इसी के चलते इन लोगों ने लगातार कॉल करना शुरू किया, लेकिन आसाराम के जो लोग थे वो रिस्पॉन्स दे नहीं रहे थे, कोई इनका कॉल का रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। यहाँ पे ये था कि इन लोगों को ये पता था कि जोधपुर के बाद आसाराम का जो प्रवचन है अगला, वो दिल्ली में है, तो दिल्ली के रामलीला मैदान में ये प्रवचन होने वाला था। ये लोग सीधा शाहजहाँपुर से दिल्ली के लिए रवाना होते हैं, माँ बेटी और उनके पिता। दिल्ली आने के बाद ये रामलीला मैदान में उस प्रवचन में घंटों आसाराम का वेट करते हैं, इंतजार करते हैं। तमाम सेवादारों से कहते हैं, जो सेविका थी उनसे कहते हैं कि एक बार मिलवा दो, हमें बात करनी है। लेकिन बहुत घंटे वेट करने के बाद भी, इंतजार करने के बाद भी इन्हें मिलवाया नहीं जाता। इसके बाद ये लोग, इन्हें वहां से भगा दिया जाता है। इसके बाद ये लोग क्या करते हैं कि रामलीला मैदान के पास ही, करीब 500 मीटर की दूरी पर ही, वहां पे सेंट्रल दिल्ली का कमला मार्केट पुलिस स्टेशन है। ये लोग रात के समय, देर रात उस समय हो चुकी थी, रात के समय ये तीनों उस पुलिस स्टेशन में पहुंचते हैं, कमला मार्केट पुलिस स्टेशन के अंदर, और वहां पर जाके ये पूरा अपनी कहानी बताते हैं, अपना ये पूरा केस बताते हैं। 20 अगस्त का ये दिन था। 20 अगस्त को इन्होंने ये पूरा, ये पुलिस स्टेशन में पहुंचे और वहां पे अपना पूरा ये केस बताना शुरू किया। जो वहां पे एसएचओ थे उन्होंने पूछा कि कहाँ का केस है, क्या है पूरा केस, कब हुआ था। तो पता चलता है कि ये उन्होंने बताया कि जोधपुर में इस तरह से हमारे साथ में, बच्ची के साथ में किया गया है और आसाराम ने किया है। तो उन्होंने जब देखा कि एक तो हाई प्रोफाइल केस है और दूसरी बात जो ज्यूरिसडिक्शन है वो बदला हुआ है, मतलब ये दिल्ली में कंप्लेंट करने आए हैं और केस जो है वो जोधपुर का है, तो इन्होंने यहाँ पे, जो एसएचओ थे वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस थे और बहुत ही अच्छे ऑफिसर भी थे, तो इन्होंने यहाँ पे अपने सीधे डीसीपी को यहाँ पे फ़ोन लगाया
और अपने डीसीपी को सेंट्रल दिल्ली के उस समय के उनसे बकायदा पूछा एक तरह से कि उनको बताया कि एक हाई प्रोफाइल केस है और माइनर के साथ में रेप का केस है एक तरह का, तो किसमें क्या किया जाना चाहिए। तो डीसीपी ने वहां पे इनको ये सुझाव दिया कि जुरिस्डिक्शन क्योंकि अलग है तो हम एफआईआर तो यहाँ पे नहीं कर सकते, लेकिन एक 0 एफआईआर का हक यहाँ पे हमें मिलता है। दिल्ली पुलिस की ये वो पहल थी, उस डीसीपी की, उस एसएचओ की ये वो पहल थी जो आगे बहुत बड़ी कड़ी बनने वाली थी इस पूरे केस में। 0 एफआईआर बेसिकली होती है कि अगर आपका कुछ ऐसा बहुत सेंसिटिव केस है तो यहाँ पे आप जिस भी जगह हैं आप वहां पे उस थाने में जाके एक 0 एफआईआर कर सकते हैं। वो एफआईआर बाद में, चाहे वो किसी और थाने का मामला हो, वो बाद में वहां पे ट्रांसफर कर दी जाएगी, लेकिन उस दौरान उस मौके पर आपकी एफआईआर वहां पे लिख दी जाएगी। उसे 0 एफआईआर कहते हैं। तो ये 0 एफआईआर जो थी यहाँ पे पहली बार दिल्ली पुलिस ने रजिस्टर की आसाराम के खिलाफ। और इसी के साथ में ये जो पूरा जो बातचीत थी, ये जो पूरी बात थी, रात में करीबन टाइम बताया जाता है 2 से 3 बजे के बीच में ये पूरी एफआईआर 0 एफआईआर रजिस्टर की गई। और इसके साथ अगले ही दिन 21 तारीख को ये पूरी खबर मीडिया में आ चुकी थी। आसाराम के ऊपर तमाम सारे सवाल, तमाम सारे आरोप लगाए जाने लगे। और 21 तारीख वही दिन कि जब ये खबर मीडिया में आई, इसके बाद आसाराम पूरी तरह से एक तरह से गायब हो गए, लोगों के सामने नहीं आए। लोग ढूंढ रहे थे लेकिन वो मिल नहीं रहे थे, मीडिया वाले ढूंढ रहे थे, नहीं मिल रहे थे, पुलिस वाले लगातार कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, नहीं मिल रहे थे। तो जैसे ही ये पूरा केस सामने आया, आसाराम बापू यहाँ पे गायब हो गए। तो दिल्ली पुलिस की 0 एफआईआर के बाद में यहाँ पे ये केस जोधपुर ट्रांसफर किया जाता है। जोधपुर पुलिस आती है, लड़की से पूछताछ करती है, बकायदा उसके स्टेटमेंट लिखे जाते हैं, उसके बाद में इन्वेस्टिगेशन की जाती है। और इसी के साथ यहाँ पे लड़की ने उन्हें ये भी बताया जोधपुर पुलिस को कि कहाँ कहाँ पे फार्म हाउस है, किस तरह का फार्म हाउस है, किस तरह का वो कमरा था, लोग कौन कौन इसमें इन्वॉल्व थे, कौन कौन इसमें आरोपी बनाए गए। तो ये सब उस लड़की ने पूरे इन सब के नाम वहां पे बताए हुए थे। इसके बाद लड़की का मेडिकल कराया गया और मेडिकल में ये बात साबित हो जाती है कि उसके साथ उस दिन रेप हुआ था। ये बात सच थी। आसाराम यहाँ पे लगातार गायब थे, तो इसी के चलते जोधपुर पुलिस ने यहाँ पे एक नोटिस जारी किया। नोटिस था कि 29 अगस्त तक, 29 अगस्त 2013 तक आसाराम को यहाँ पे पेश होना है सामने, लेकिन लगातार वो इसके बावजूद गायब रहे। अब जब ये यहाँ पे गायब थे तो इनके जो लड़के हैं नारायण साईं आसाराम के, वो लगातार आके कहते रहे कि ये सब बेबुनियाद है, ये सब फिजूल है, और जो बापू हैं वो कोई भाग नहीं रहे हैं, आसाराम कहीं पे भाग नहीं रहे हैं किसी से भी। लेकिन 29 अगस्त तक जब आसाराम पुलिस के सामने नहीं आए तो इसके बाद पुलिस ने दबिश देना शुरू किया। अलग अलग ठिकानों पर, अलग अलग आश्रमों पर दबिश दी जाती है। और पुलिस को ये पता चलता है कि आसाराम मध्य प्रदेश के इंदौर में एक आश्रम में है, जो उनका मध्य प्रदेश के इंदौर में एक आश्रम है, वो वहां पे इस समय है। यहां से पुलिस की पूरी एक टीम जाती है, एक महिला पुलिस इंस्पेक्टर भी उसमें शामिल थी। ये टीम पूरी आसाराम को वहां से गिरफ्तार करती है, उसके बाद उन्हें लेकर आती है। अब वो जुडिशियल कस्टडी में रखा गया था। पूरा ये जो मामला था, इसमें पॉक्सो एक्ट आसाराम के ऊपर लगा था। इसमें जो मैक्सिमम जो हो सकता था उन्हें सजा, वो थी लाइफ इम्प्रिजनमेंट। तो ये चीज अब यहाँ पे सामने आ गई, आजीवन कारावास भी हो सकता था। जब ये सब हुआ, जुडिशियल कस्टडी में आसाराम पहुंचते हैं, तो इस केस के बाद में, जोधपुर का ये जो केस था, इसके बाद में उसी दौरान 2013 में कुछ और लोगों को, कुछ और लड़कियों को जिनके साथ में गलत काम हुआ था, उनको हिम्मत आई और इसी के तहत आसाराम के ऊपर 2 लड़कियों ने, सूरत की जो 2 लड़कियां सामने आई निकलकर, उन्होंने आसाराम के ऊपर और उसके बेटे के ऊपर, नारायण साईं के ऊपर, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन का, रेप का चार्जेस लगाए, रेप के आरोप लगाए। उन्होंने बताया कि ये जो बड़ी लड़की थी, उसमें से जो 2 बहनें थी लड़कियां, इसमें से बड़ी जो बहन थी उसने बताया कि उसका आसाराम ने 1997 से लेकर 2006 तक, जो आसाराम का सबसे पहला आश्रम था अहमदाबाद के मोटेरा में, वहां पे सन 97 से लेकर 2006 तक सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन किया, यौन शोषण किया है। और जो छोटी वाली बहन थी उस लड़की की, जो उसकी छोटी बहन थी लड़की की, उसने बताया कि उसका रेप किया गया है 2002 से लेकर 2005 तक। आसाराम का जो लड़का है नारायण साईं, उसने, ये दोनों अपनी हिम्मत दिखा कर सामने आती हैं। ये एक और केस बड़ा बन गया आसाराम के सामने,
जुडिशियल कस्टडी में इस समय वो लगातार थे ही। और इसी के तहत होता क्या है कि वो जब जुडिशियल कस्टडी में थे और 2 महीने के बीच में जब ये केस दोबारा सामने आया, एक दूसरा केस सूरत से, इन 2 लड़कियों का, तो जो आसाराम का जो लड़का था नारायण साईं, 2 महीने बाद उसे भी पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया। मतलब सितंबर 2013 तक आसाराम पुलिस की कस्टडी में थे। उसके बाद में 2 महीने बाद ही नवंबर में ये जो नारायण साईं इनका जो लड़का है उसको भी पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया। अब जैसे ही इस लड़के को कस्टडी में लिया आसाराम के, तो यहाँ पे अब आप ये देखिए कि एक तरह से कहा जाए कि ये जो इनका विरोध करने का तरीका था जेल के अंदर और जेल के बाहर, ये किस तरह से उग्र होता है, किस तरह से वॉयलेंट होते हैं ये। जेल के अंदर जेलर को, एसएचओ को, तमाम सारे बड़े बड़े पुलिस के अधिकारियों को आसाराम लगातार एक ही बात उनसे बोलते थे कि तुम्हें भस्म कर दूंगा, तुम भस्म हो जाओगे, मेरा तुझे श्राप लगेगा, तू भस्म हो जाएगा। इस तरह की चीजें वो लगातार यहाँ पे बोलते थे अंदर जेल के। और जेल के बाहर उनके जो फॉलोअर्स थे, उन्होंने लगातार जितने भी विटनेस थे इन दोनों केसेस के, जोधपुर वाले केस के और सूरत के केस के, रेप केस के, उनके ऊपर हमले करने शुरू किए। और हमले भी ऐसे वैसे नहीं, जानलेवा हमले जिसमें मौत भी हुई लोगों की, जो विटनेस थे। यहाँ पे इसके बाद में होता क्या है कि 2015 में एक की विटनेस था 35 साल का कृपाल सिंह। ये कृपाल सिंह जो था, ये जो जोधपुर केस में जो लड़की थी, जो नाबालिग थी, उसके जो पिता थे उनकी ट्रांसपोर्ट फर्म में काम करता था। तो ये पूरा की विटनेस था। 3 महीने पहले इसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ था कोर्ट के सामने। लेकिन घर से मार्केट जाते वक्त इसको 2 बाइक सवार लड़कों ने बीच चौराहे पर गोली मार दी। गोली मारी जाती है। इसके बाद इसको शाहजहांपुर से बरेली हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है, लेकिन वहां पे करीबन रात के 11:30 बजे इसकी मौत हो जाती है। ये जो की विटनेस था कृपाल सिंह, यहाँ पे इसकी मौत होती है। यहाँ पे पुलिस ने पूरा बताया कि इसका जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ था, ये बाकायदा उसने बताया था कि इसमें आसाराम आरोपी है। आसाराम का जो रसोइया था, जिसे आरोपी बनाया गया था, संदिग्ध परिस्थितियों में उसको भी मार दिया जाता है उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में। उसके बाद में करीबन इस 1 साल के दौरान, जब तक ये केस चला है, 2014 जनवरी से आप ले लीजिए 2015 की जनवरी, इस 1 साल के दौरान में 9 आई विटनेस के ऊपर, 9 की विटनेसेस के ऊपर हमले हुए, जानलेवा हमले हुए, और इन 9 में से 2 की मौत हो गई। तो इस तरह से लगातार ये लोग, यहाँ पे जो आसाराम के फॉलोअर्स थे, जो लोग थे, वो लगातार विटनेसेस पर हमला कर रहे थे। जोधपुर के केस के अंदर जो वहां पे उस समय के सेशन जज थे, सेशन कोर्ट के, मनोज कुमार व्यास, और जो उस समय जोधपुर के जो थाना इंचार्ज थे, जो एसएचओ थे इंचार्ज पुलिस स्टेशन के, उन्हें बकायदा धमकियां मिलती हैं फॉलोअर्स से जान से मारने की। आसाराम के फॉलोअर सेशन कोर्ट के जज को, थाना प्रभारी को, एसएचओ को धमकियां देते हैं जान से मारने की। इस पूरे केस के दौरान आसाराम का जो पर्सनल फिजिशियन था राहुल सचान, उसके ऊपर कोर्ट के अंदर हमला हो जाता है। कोर्ट के अंदर वो अपनी टेस्टिंग के लिए वहां पे आया हुआ था, अपने उसमें दर्ज कराने अपना बयान आया हुआ था। वहां पे कोर्ट के अंदर जाके उसके ऊपर अचानक से हमला कोई कर देता है। और उसके बाद हुआ ये कि 2015 से वो अचानक संदिग्ध परिस्थितियों में गायब है, कहीं पे मिला नहीं, कभी मिला नहीं। ये सब चीजें होती हैं, लेकिन इसके बावजूद ये लंबी कार्रवाई पूरी अदालत में चलती है, एक लंबी लड़ाई चलती है। और इसी के तहत ये जो लड़कियां आगे आई थी, जिन्होंने अपनी आवाज उठाई थी, इन्हें न्याय मिलता है। नारायण साईं को, जो आसाराम का लड़का था, उसे 2019 में सूरत वाले केस में, सूरत में जो लड़की के साथ में रेप हुआ था 2002 से 2005 तक, उस केस में लाइफ इम्प्रिजनमेंट, आजीवन कारावास दिया जाता है नारायण साईं को। और आसाराम, जो कि अपनी पूरी कस्टडी जोधपुर जेल में, लगातार जेल में ही थे 2013 से, उन्हें हाल ही में 31 जनवरी 2023 को ये जो सूरत वाला केस था, जो दूसरा केस उनके ऊपर लगा था, उसमें दोबारा एक बार सजा हो जाती है। और इस बार भी उन्हें लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा हुई, आजीवन कारावास की, सूरत के केस में। तो ये था हमारा आज का वीडियो। यहाँ पर आप लोगों को एक बात जिस पे आपको विचार करना चाहिए, जो आपको सोचना चाहिए, वो ये है कि भक्ति बेहद जरूरी है, भक्ति करना जरूरी है, और भक्ति करिए, अच्छी बात है। लेकिन जब ये भक्ति अंधभक्ति में तब्दील हो जाती है, जब ये भक्ति अंधभक्ति बन जाती है, वहां से समस्याएं शुरू हो जाती हैं, वहां से प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। आप यहाँ पे इस केस में ये देखिए कि जो
आसाराम का भक्त जिसने अपने शहर में लोन लेकर उनका एक आश्रम बनवाया, वो भक्त जिसने अपनी हर महीने की कमाई से उन्हें उनके ट्रस्ट में पैसे दिए, अपनी बच्ची को, अपनी लड़की को, अपने लड़के को आसाराम के गुरुकुल में भेजा, उन पे अंधविश्वास करके, अंधभक्ति दिखा के, उसी शख्स की लड़की के साथ में आसाराम ने गलत काम किया, उस पर गलत नजर डाली। तो अंधभक्ति बेहद ही गलत दिशा में आदमी को ले जाती है, इसलिए भक्ति करिए लेकिन अंधभक्ति कभी मत करिए। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अपने बाकी टॉपिक्स हमें कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा, हम आपके लिए ऐसे ही टॉपिक्स लेकर आते रहेंगे। तब तक लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।